नमस्कार दोस्तों। अक्सर बात होती है चाइना के द्वारा बॉर्डर पर लगाए गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम व भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के बारे में। भारत ने किस प्रकार S-400 का तोड़ इजराइल की सहायता से निकाल लिया है और कैसे मौजूदा समय में चाइना को पीछे हटने पर मजबूर करके भारत की हर मोर्चे पर बल्ले बल्ले हो गई है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बप्पी दत्ता जी का सवाल है, हम S-400 का कैसे सामना करें? क्या ब्रह्मोस S-400 से लड़ सकता है? प्लीज बताएं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अलग अलग मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है। भारत जो रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ले रहा है उसमें 400 किलोमीटर रेंज वाली 40N6E मिसाइल शामिल है, जबकि चाइना के पास जो S-400 सिस्टम है उसमें सिर्फ 250 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइल्स शामिल हैं। काफी लोगों ने कमेंट किया है कि भारत के पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ती है, इसलिए S-400 इसे नहीं रोक पाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। S-400 में कई तरह के रडार्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है जिससे यह किसी भी टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है, फिर चाहे वह फाइटर जेट हो, मिसाइल हो, ड्रोन या हेलीकॉप्टर हो। यहां तक कि स्टेल्थी फाइटर जेट्स को भी काफी दूर से ट्रैक कर लेता है। एक बार ट्रैक करने के बाद 2 मिसाइल्स लॉन्च की जाती हैं उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जहां तक ब्रह्मोस की तेज स्पीड की बात है तो हमें यह समझना होगा कि S-400 की मिसाइल्स की मैक्सिमम स्पीड 17,000 किलोमीटर पर आवर तक है, जो ब्रह्मोस की 3,000 किलोमीटर पर आवर से बेहद ज्यादा है। साथ ही एक साथ 2 मिसाइल्स के लॉन्च होने से टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता 90% तक होती है। तो क्या ब्रह्मोस लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाके में चाइनीज S-400 के सामने बेकार है? इस सवाल के जवाब के लिए इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर लेते हैं। शॉर्ट से लेकर मीडियम रेंज के हर तरह के टारगेट, फिर चाहे छोटे रॉकेट ही क्यों ना हो, उन्हें भी आयरन डोम पूरी तरह से रोकने में सक्षम है। हर आयरन डोम सिस्टम के लॉन्चर में 20 मिसाइल्स लगाई जाती हैं, लेकिन कुछ समय पहले विद्रोहियों ने इतने रॉकेट दागे कि आयरन डोम की मिसाइलें खत्म हो गई और उसके बाद काफी सारे रॉकेट्स रिहायशी इलाकों में गिरे, जिनमें 4 लोगों की जिंदगी चली गई। यही वो ट्रिक है जिससे ब्रह्मोस S-400 को हरा सकती है। जहां आयरन डोम के एक लॉन्चर में 20 मिसाइल्स आती हैं, तो वहीं S-400 के एक लॉन्चर में मात्र 4 ही मिसाइलें होती हैं। एक साथ 4 लॉन्चर जुड़े होते हैं, यानी कि कुल 16 मिसाइल्स, और हर टारगेट के लिए 2 मिसाइल्स लॉन्च होती हैं। यानी एक बार में 8 टारगेट को निशाना बनाने के बाद एक लंबा समय लगता है इन लॉन्चर्स में दोबारा मिसाइल्स को सेट करने में। यही वो विंडो है जिसे ब्रह्मोस को टारगेट करना है। यहां पर हमें ब्रह्मोस की टेरेन हगिंग कैपेबिलिटी का बहुत अधिक फायदा मिलेगा। अगर फ्लैट इलाकों की बात करें तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को 400 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर सकता है, लेकिन इन पहाड़ी इलाकों में ब्रह्मोस पहाड़ों के बीच से उड़ते हुए जब S-400 के काफी नजदीक पहुंच जाएगी, तब जाकर S-400 का रडार इसे डिटेक्ट कर सकेगा। ब्रह्मोस काफी मैन्यूवर्स करते हुए आगे बढ़ती है और टारगेट पर पहुंचकर यह वर्टिकल अटैक कर सकती है। पहाड़ी इलाकों की वजह से ट्रैकिंग में समस्या आने के कारण S-400 की टारगेट डिस्ट्रॉय करने की क्षमता 90% से गिरकर 50 से 60% ही रह जाएगी। ऐसे में अगर कई ब्रह्मोस मिसाइल्स एक साथ लॉन्च की जाती हैं तो उनमें से 2 या 3 मिसाइल्स हर हालत में S-400 तक पहुंच जाएंगी और इसे डिस्ट्रॉय कर देंगी। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर व सुखोई 30 MKI से एक साथ कुल मिलाकर 10 ब्रह्मोस अगर लॉन्च की जाती हैं तो भले ही S-400 के 4 लॉन्चर्स की 16 मिसाइलें, जो 2 मिसाइल्स पर टारगेट के अनुसार लॉन्च होती हैं, वो सभी अगर 100% एक्यूरेसी भी दिखा देती हैं तो भी 8 ब्रह्मोस ही डिस्ट्रॉय होंगी। बाकी बची 2 ब्रह्मोस S-400 के पूरे रडार सेटअप व लॉन्चर्स को पूरी तरह से नष्ट कर देंगी।
S-400 की बेहद महंगी मिसाइल्स के सामने कंपैरेटिवली सस्ती ब्रह्मोस मिसाइल के नष्ट होने पर भी फायदा भारत को ही मिलेगा। एक बार S-400 का सेटअप नष्ट होने पर भारत उस इलाके के एयरबेस को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकेगा। इसके साथ साथ हमें एक बात का ध्यान और रखना चाहिए कि भारत के पास DRDO द्वारा निर्मित एंटी रेडिएशन मिसाइल्स भी हैं जो दुश्मन के रडार की वेव्स का पीछा करके उस रडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इन्हें भी सुखोई 30 MKI से लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा हम अपने मित्र देश इजराइल से सहायता ले सकते हैं, जिन्हें रशियन S-300 को चकमा देने में महारत हासिल हो चुकी है। इजराइल ने स्काई शील्ड 250 नाम से ऐसा जबरदस्त कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तैयार कर लिया है, जिसे फाइटर जेट पर लगा देने से यह दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम से आ रही रडार वेव्स को इस तरह से जैम कर देता है कि उस फाइटर जेट व उसके साथ चल रहे फाइटर जेट्स को एयर डिफेंस सिस्टम फाइटर जेट के रूप में डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इससे सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट S-400 के काफी नजदीक पहुंचकर एंटी रेडिएशन मिसाइल्स या ब्रह्मोस के दम पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर सकते हैं। यह इजरायली जैमर लेटेस्ट है और इसे S-400 के बनने के लगभग 8 वर्ष बाद तैयार किया गया है। दोस्तों, एक बात तो तय है कि इजराइल जैसे दोस्त जिन्होंने लद्दाख के विवाद के शुरू होते ही तुरंत मीडियम रेंज के बैराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम को इंडिया भेज दिया था, ऐसे दोस्त भारत को चाइना के खिलाफ हर वो सहायता करते हैं जिनसे भारत की जीत सुनिश्चित हो सके, फिर चाहे मामला S-400 को ही डिफीट करने का क्यों ना हो। दोस्तों, जितना हमें बाहर से दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा भारत की एयरफोर्स व मिलिट्री ने तैयारी कर रखी है। चलते हैं अगले सेक्शन की ओर। दोस्तों, यह सवाल लोगों के मन में उठ रहा है कि जो चीन इतनी धमकियां दे रहा था वही चीन डर कर पीछे हटने को मजबूर कैसे हो गया। चीन इतना चालाक है कि 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे करने की नीति पर चलता है, यानी 2 किलोमीटर आगे कब्जा करेगा और बातचीत के बाद सिर्फ 1 किलोमीटर पीछे आकर अपने बेस बना लेता है। लेकिन इस बार लद्दाख में वापस अपने पुराने बेस पर जाने को मजबूर कर दिया गया। क्या थे वो कारण जिन्होंने चीन की हेकड़ी गायब कर दी, आइए जानते हैं। सबसे पहला कारण है भारत की तैयारी। चाइना को भारतीय फौज की ताकत का ऐसा एहसास हुआ कि उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सैनिकों के पास बेस्ट हथियार हैं। C-17 ग्लोबमास्टर से भारी हथियार पहुंच रहे हैं। चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर तुरंत M777 जैसी होवित्जर को ले आए। अटैक करने के लिए अपाची उड़ रहे हैं। पेंगोंग सो लेक में जबरदस्त ताकत वाली नावों को C-17 एयरक्राफ्ट से पहुंचाया गया। T-90 जैसे वर्ल्ड क्लास टैंक व धनुष जैसी लॉन्ग रेंज वाली होवित्जर तैनात हो गई। एक से एक बढ़ के एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए गए, फिर चाहे स्वदेशी आकाश व QRSAM हो या इजराइल से लिए गए स्पाइडर व बैराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम हो। फाइटर जेट्स की बात करें तो सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, MiG-29, जैगुआर जैसे फाइटर जेट्स का ऐसा जमावड़ा लगा दिया गया जिनसे पार पाना बेहद मुश्किल हो गया। जहां भारत को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलने में कई दिनों का समय लग जाता था, वहीं अब सड़कों का ऐसा जाल बनाया जा रहा है कि कुछ ही घंटों में हर तरह की रीइंफोर्समेंट पहुंच जाती है। अमेरिका, फ्रांस, रशिया व इजराइल से जिस तेजी से हथियारों की सप्लाई शुरू हुई, उसे देखकर चीन ने पीछे हटने में ही समझदारी समझी। बात करते हैं दूसरे कारण की, तो वो था दूसरे फ्रंट की लड़ाई का डर। जहां चाइना उम्मीद कर रहा था कि जैसे ही वह लद्दाख में लड़ाई का फ्रंट खोलेगा तो वहीं दूसरी तरफ से वह पाकिस्तान से भी एक फ्रंट को खुलवा देगा। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी और मित्र देशों का असर देखिए कि उल्टा चीन के लिए ही साउथ चाइना सी में दूसरा फ्रंट खुल गया। जहां एक तरफ जापान ने अपने नेवल शिप्स लगा दिए, वहीं दूसरी तरफ ताइवान भी लड़ाई के लिए तैयार था और साथ ही अमेरिका ने अपने 3 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को पूरे फ्लीट के साथ वहां भेज दिया, जिससे चाइनीज नेवी साउथ चाइना सी में ही बंद कर रह गई। चीन के पीछे हटने का तीसरा कारण रहा चाइनीज प्रोडक्ट्स का बायकॉट, जिससे 100-200 करोड़ का नहीं बल्कि लाखों करोड़ों डॉलर का नुकसान चीन को होने लग गया था।
चीन को लगता था कि भारतीय लोग चाहकर भी उसके सस्ते प्रोडक्ट्स को नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा विरोध देखने को मिला कि कुछ ही दिनों में कई राज्यों के अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनी से छीन लिए गए। टिकटॉक समेत एक साथ सभी बड़े कमाई करने वाले चाइनीज ऐप बैन कर दिए गए। भारत में स्वदेशीकरण की जो लहर बनी उसका नमूना देखिए कि जो पीपीई किट हम चाइना से मंगवाने को मजबूर हो गए थे, उन्हीं पीपीई किट्स को अब भारत में ही प्रतिदिन 3 लाख यूनिट्स के हिसाब से बनाकर दुनिया भर के देशों में बेचा जा रहा है। स्वदेशी प्रोडक्ट्स को इंसेंटिव देने के लिए सरकारी कैंटीनों में चाइनीज सामान हटा दिए गए हैं। चाइना को समझ आ गया था कि इस बार लड़ाई और बिजनेस अलग अलग नहीं चल पाएंगे और भारत जैसे बड़े मार्केट से पूरी तरह से हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए चीन, जो अपने 43 जवानों को भारतीय सैनिकों के हाथों गंवाने के बाद भी पीछे हटने को मजबूर हो गया। चौथा कारण है इंटरनेशनल सपोर्ट, जिससे चीन पूरी तरह से डर गया। जिस तरीके से रशिया, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस आदि तमाम देशों ने भारत का सपोर्ट किया, हथियारों की सप्लाई शुरू की, उससे चीन को यह समझ आ गया था कि किसी भी हालत में भारत को एक लंबी लड़ाई में नहीं हराया जा सकता है। इसके अलावा एक बड़ा कारण मौसम का भी रहा। चीनी सेना ज्यादा ऊंचाई यानी कि तिब्बत पर मौजूद है, जहां सर्दियां भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा होती हैं। साथ ही गलवान घाटी में पानी का बढ़ता स्तर उनके साजो सामान को बहा ले जा रहा था। सर्दियां आने वाली हैं, भारत तो कम ऊंचाई के साथ ही मैदानी इलाकों में सेफ रहेगा, लेकिन चाइनीज आर्मी को बर्फ झेलनी पड़ेगी, जिससे ना चाहते हुए भी उनके सैनिकों की जान जाएगी। इससे भी चीन मजबूर हो गया कि वह अपने कदम पीछे हटाए। अब सवाल उठता है कि इस भारत चाइना विवाद से दोनों देशों को क्या फायदा या नुकसान हुआ। भारत की तो इस विवाद की वजह से बल्ले बल्ले ही हो गई। चीन जो एक महाशक्ति बनने का सपना देख रहा था, उसी चीन को डोकलाम के बाद लद्दाख में भी पूरी तरह से झुकाकर भारत ने एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री हासिल की। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को जबरदस्त बूस्ट मिल गया। तुरंत 2000 आकाश एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स के ऑर्डर दिए गए। सभी रुके हुए प्रोजेक्ट्स को तुरंत फंड्स मिल जाने से ऐसी तेजी देखने को मिलेगी जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। स्वदेशी लाइट अटैक हेलीकॉप्टर यानी कि LCH को लाइमलाइट मिल गई। तुरंत 21 MiG-29 व 12 सुखोई 30 MKI के ऑर्डर दे दिए गए। QRSAM जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को तुरंत ग्रीन सिग्नल मिल गया। यानी डिफेंस सेक्टर के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को फास्ट ट्रैक करके सबसे ज्यादा तवज्जो इंडियन कंपनीज को दी जा रही है। इससे जिस डिफेंस इकोसिस्टम को बनने में 25 वर्ष लगते, वह अब 5 वर्ष में ही तैयार हो जाएगा। इसके अलावा वर्ल्ड स्टेज पर भारत एक ऐसे दमदार देश के रूप में देखा जाने लगा है जिसे चीन नहीं झुका पाता है। अनेकों देशों के साथ मिलिट्री लेवल के कनेक्शंस स्थापित हो गए। भारत, अमेरिका और जापान के जिस मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने में कई वर्षों से चीन का ऐतराज काम कर रहा था, वह भी साइड करके इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया को भी जोड़ लिया गया। वहीं दूसरी तरफ चाइना को क्या मिला? दुनिया भर में एक एग्रेसर और विस्तारवादी देश की बदनामी। दुनिया भर में चाइनीज प्रोडक्ट्स की नेगेटिव इमेज बनने लग गई। एक साथ जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, साउथ चाइना सी के सभी देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन व जर्मनी समेत पूरा यूरोपियन यूनियन चीन के खिलाफ हो गया। रशिया तक ने भी चीन को झटका दे दिया। साउथ चाइना सी में ही आकर अमेरिका ने चाइना की नेवी की हालत खराब कर दी। एकमात्र फायदा जो चाइना को हुआ वह है कुछ दिनों के लिए इस संक्रमण से दुनिया का ध्यान चीन पर से हट गया था। यानी कुल मिलाकर भारत की बल्ले बल्ले हो गई और चीन को मुंह की खानी पड़ी। दोस्तों, आपकी राय में क्या चीन दोबारा लद्दाख में भारतीय फौज से टक्कर लेने आएगा या पाकिस्तान के पीछे छुपकर ही खेल खेलता रहेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि चाइना ने बॉर्डर विवाद में अपने J-20 व J-10 जैसे फाइटर जेट्स व खुद के बनाए हुए एयर डिफेंस सिस्टम की जगह रशियन Su-30 व S-400 को लगाना क्यों ठीक समझा? मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।